एक चीज़ बहुत ठीक चल रहा है, मंत्री को लगता है ऐसा, लोगों को नहीं लगता। चीज़ है रुपया। निर्मला जी कह रहे हैं ठीक चल रहा है। निर्मला जी को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप टीवी को खांसी मत समझिए। आज प्रियंका जी ने असम में कहा कि मोदी जी अमेरिका के गुलाम हो गए। कितना बन पाएगा ये मेरे को? जिस दिन पब्लिक चाहेगी उस दिन बिठाएगी, जिस दिन चाहेगी उस दिन गिराएगी। जो डिजिटल स्पेसेस हैं उनको कर्व क्यों किया जाता है? क्यों मॉल्टेक्स का फेसबुक पेज बैन होता है? अब हम तो इतनी तारीफ भी करते हैं, हमने आपकी सारी बातें मान भी ली, थोड़ी बहुत आलोचना भी सह लो, क्या हो जाएगा उससे? एक सनक भी होती है, काहे की? बस होती है। अब ट्रम्प साहब की किस चीज़ की है? अरे भाई, आपने पूरे वर्ल्ड का तेल निकाल दिया। अब आप कह रहे हो कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है इसको हम मैनेज नहीं कर सकते। आप अपना देख लो। फ्रेंडली नेशंस का लिस्ट बना के ईरान ने कहा कि इनको हम भेज देंगे इनकी जहाज़ों को, जिसमें भारत का भी नाम है। ईरान के सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन के बाद कोई बयान जारी नहीं किया हिंदुस्तान ने। इन सब चीज़ों ने आपको मुसीबत में डाला, और आपको नहीं 140 करोड़ हिंदुस्तानी को मुसीबत में डाला। और फिर जब उन नीतियों की फिर हम आलोचना कर देंगे, फिर आप कहेंगे आपका फेसबुक पेज हमने बैन कर दिया हिंदुस्तान में। देश विरोधी हैं आप। केसी वेणुगोपाल साहब जो हैं वो कांग्रेस के संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका मैं ट्वीट देख रहा था, उसमें बड़ा अतिरेक, मतलब आपने बयान जो दिया हुआ है, यही हरियाणा में कर लेते, यही पंजाब में कर लेते। देखो, अगर वेणुगोपाल ऐसा सोचते हैं कि राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बनाएंगे, गलत सोचते हैं। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं बता रहा हूँ ना। नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक शो देखी जाएगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी सामने बैठ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू नीरज जी। इस शो में, इस चर्चा में एक बदलाव ये कि पहले आप ये शो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख पाते थे, लेकिन फिलहाल फेसबुक पर भारत के दर्शकों के लिए इसे देख पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि भारत की सरकार के आदेश पर मेटा ने हमारा फेसबुक पेज बंद कर दिया है। ये सूचना आप तक पहुंच गई होगी, इसलिए गुजारिश आपसे ये कि जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस चैनल से जुड़ जाइए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए अगर फॉलो ना किया हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये तो हो गई गुजारिश वाला हिस्सा। दूसरा, आपको पता है यात्रा हम लोग करते हैं, तो यात्रा करेंगे। चुनाव चल रहे हैं राज्यों के अंदर, तो केरल से लेकर असम तक की बातचीत करेंगे। और ट्रंप साहब अलग खेल खेल रहे हैं, तो ट्रंप साहब की बातचीत भी होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वेसल्स पास नहीं हो पा रहे हैं, हम पास होने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और बातचीत फेसबुक पेज जो डाउन किया गया है मॉल्टेक्स का, और अन्य संस्थानों का भी, क्रिएटर्स का भी, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। तो बातचीत करते हैं शुरू। आदेश सर, केरला से शुरू करते हैं। केरला में केसी वेणुगोपाल साहब जो हैं वो कांग्रेस के संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बागियों को संभाल रहे हैं। अब एक बढ़िया कदम है, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी जो होंगे उनका यही काम होना चाहिए। लेकिन आपका मैं ट्वीट देख रहा था, उसमें बड़ा अतिरेक, मतलब आपने बयान जो दिया हुआ है, यही हरियाणा में कर लेते, यही पंजाब में कर लेते। केरला में तो कर रहे हैं ना, तो फिर वो टिप्पणी क्यों की थी आपने? देखिए, मुझे लगता है कि 6 साल के लंबे कार्यकाल के बाद वेणुगोपाल संगठन महासचिव बन पाए हैं। अच्छा। जो एक संगठन महासचिव का काम होता है कि उन्हें पार्टी के संगठन को खड़ा करना होता है, उन्हें तमाम इन फाइटिंग्स को बैलेंस करना होता है, और उन्हें ये देखना होता है कि कैसे मुझे मैनेज करना है चीज़ों को। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है किसी भी पार्टी के लिए। पिछले 6 साल से वेणुगोपाल जी संगठन महासचिव हैं, जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के बाद सेकंड इम्पोर्टेंट पोस्ट है किसी भी पार्टी में, चाहे वहाँ BL संतोष हो या यहाँ केसी वेणुगोपाल हो। और बहुत नज़दीकी हैं राहुल गांधी के, सबको पता है इस बात के बारे में। तो अब जब मैंने ये लिखा कि केरल में जो बागी हैं, जिनको टिकट नहीं दिला पाई पार्टी या नेता, क्योंकि वहाँ पे कई धड़े हैं, जैसे एक धड़ा है रमेश चन्नीथला का, एक वेणुगोपाल का, दूसरा VD सतीशन का। तो ऐसे जो है वो पार्टी बटी हुई है, लेकिन वहाँ संगठन पार्टी का बहुत मजबूत है। वहाँ पे कोई ऐसे ही नहीं कि आप केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आप सेक्रेटरी बन जाएंगे या जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे। वहाँ पूरा आपको पूरा संघर्ष करके, और एक प्रक्रिया है उसके तहत आपको आना पड़ता है। तो अब मैंने देखा कि वेणुगोपाल जी जो है बागियों के घर जा रहे हैं, कि उनको मैनेज कर रहे हैं, उनको बिठा रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने तारीफ़ की उनकी। मैंने कहा देखो कितना काम कर रहे हैं वेणुगोपाल जी। कि फिर मुझे ये भी लगा कि यार इतना इतना ज़्यादा प्रयासरत हैं, क्योंकि इनके राज्य में चुनाव है, और क्योंकि जब वहाँ सरकार बनेगी तो
दावेदार है मुख्यमंत्री के, वेणुगोपाल जी भी, उनको भी उम्मीद है कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इसलिए आप मेहनत कर रहे हो। अगर 2024 के अक्टूबर में आपने हरियाणा में इतना ही मैनेज कर लिया होता कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला 3 लोगों को मैनेज कर लेते और जो बागी थे उनको मैनेज कर लेते, आज आपकी वहाँ पर सरकार होती। ऐसी स्थिति आज पंजाब में है, वहाँ भी इन फाइटिंग चरम पे है बिटवीन राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा जितने जट सिंह नेता है, और इधर रणजीत सिंह चन्नी और उनके साथी जो हैं उनके बीच में वहाँ कोई प्रयास नहीं हो रहा उस फाइटिंग को रोकने का। मतलब ये है कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 6 साल के बाद मुझे केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव दिखाई दिए, क्योंकि उनके अपने राज्य में चुनाव है और वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और उनको उम्मीद है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब ये जो प्रयास है केसी वेणुगोपाल का, वो संगठन महासचिव के नाते नहीं, ज्यादातर ये कि संभावित उम्मीदवार ऑफ सीएम पोस्ट, इसके नाते दिख रहा है। फिर तो एलिगेशन आपका यही है ना? एलिगेशन नहीं है, ये मतलब मेरा एनालिसिस है भाई। जब मैंने देखा कि वो मैनेज कर रहे थे तो उनको उम्मीद है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उनको इस बात की उम्मीद भी होगी कि नहीं, राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि बहुत नज़दीकी हैं उनके। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या जितने भी नेता कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, एक एक व्यक्ति चाहता है कि वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बना के केरल भेज दो, राइट, ताकि संगठन प्रिय हो। और केरल में एक भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वेणुगोपाल जो केरल का मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पे आ जाए। और देखो क्या भाग्य है इस आदमी का, कुंडली देखो, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि संगठन महासचिव से हटाया जा रहा है और पूरी दिल्ली के नेता चाहते हैं, पूरी लॉबी अक्रॉस द जितने भी लॉबीज हैं पार्टी में, सब चाहते हैं कि भाई इसको मुख्यमंत्री बना दो, क्योंकि उन्हें पता है तभी जाएंगे। हाँ ठीक है, भेज दो। एक भी आदमी दिल्ली में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, पियोन से लेके और नेता तक, जो ये न कहे आपको कि नहीं 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 इनको तो बना दो और केरला भेज दो। आपसे अब केसी वेणुगोपाल के बारे में जब भी बातचीत होती है ना, तो मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा सा ठहर जाता हूँ। अब मुझे ये बताइए, मतलब इतने सालों से ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी के पद पे हैं, राहुल गांधी के काफ़ी करीब हैं, 100 बातें हैं। कोई ना, हर व्यक्ति अपना एक कैपिटल जमा करता है, और कैपिटल केवल पैसों के टर्म में नहीं होता है, लोग बनाता है। 1 आध 2 3 4 5 कुछ लोग तो बनाए होंगे ना इन्होंने? किन्होंने? केसी वेणुगोपाल ने बनाए ना, मैं काम ना कर रहा हूँ। कौन है लोग खास? मतलब देखिए, आप अजय माकन को छोड़ दीजिए, वो ट्रेजरर हैं, वो एक डिफरेंट लॉबी है। इधर आप छोड़ दीजिए रणदीप सिंह सुरजेवाला को, वो एक डिफरेंट लॉबी है। और एक लॉबी है जय जगत की, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, सचिन राव, मीनाक्षी नटराजन, वो भी पावरफुल लॉबी है। और एक खड़गे साहब है, इधर प्रियंका गांधी है जो अपने आप को समेटे हुए हैं, और राहुल गांधी की लॉबी तो खुद रिप्रेजेंट करते हैं वेणुगोपाल। तो वेणुगोपाल ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता अपने जनरल सेक्रेटरीज, अपने स्टेट के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, और एक अच्छा काम किया वेणुगोपाल ने, जो सीनियर नेता थे राज्यों के, जिनको सोनिया गांधी की कांग्रेस का नेता माना जाता था, उन सब के साथ अपने संबंध अच्छे रखे केसी वेणुगोपाल ने, इसीलिए वो लंबे समय तक चल पाए। अब इसमें एक अब जैसे मैं कंप्लीट कर दूं, अब जैसे अशोक गहलोत हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, दिग्विजय सिंह हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने अपनी आखिरी बैठक में बिहार चुनाव की हार के बाद साफ तौर पे सवाल खड़े कर दिए थे उनके ऊपर, कहा था कि आपने पूरी पावर को सेंट्रलाइज कर रखा है एक आदमी के पास, नाम नहीं लिया था लेकिन मोटा मोटा इशारा वही था। ठीक है, तो वेणुगोपाल ने बड़े शातिर तरीके से राहुल गांधी के लोग तो संभाले, सोनिया गांधी की कांग्रेस के जो लोग थे उनको भी संभाल लिया था, ये संभाल रखा है। ये पावर बैलेंस कैसे उन्होंने एस्टेब्लिश किया? क्योंकि मुझे याद आता है बिल्कुल शुरुआती जो एपिसोड्स हैं देखी जाए के ही, उसमें आपने डिस्कस किया था कि किस तरीके से कांग्रेस में राहुल गांधी की कांग्रेस और सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग अलग तरीके से फंक्शनल हैं। केसी वेणुगोपाल लॉयलिस्ट माने जाते हैं या करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के, इसके बावजूद वो सोनिया वाली कांग्रेस जो है, जो आप कह रहे हैं, उसे भी संभाल के रखा हुआ है। तो कैसे मतलब उनको इतना संभाला कि वो उनके खिलाफ बगावत ना करें। मैंने क्या कहा, उस आदमी ने बड़े तरीके से, बड़े शार्प, भले ही दिखने में बड़े शार्प पॉलिटिशियन नहीं लगते लेकिन है बहुत शार्प पॉलिटिशियन। उन्होंने पिछले 6 साल, सबसे पहली बात तो कि कांग्रेस पार्टी में 6 साल तक संगठन महासचिव रहना अपने आप में काबिलियत है। ठीक बात है। ठीक है, और आपको आज भी आपको कोई हटा नहीं रहा है, आज भी आपको मुख्यमंत्री बना के भेजने की बात हो रही है। उसमें आप सफल होंगे नहीं होंगे वो एक डिफरेंट विषय है। ठीक है, और उसके बावजूद जब आपने
किस तरीके से किन किन लॉबीज़ को मैनेज करना था, कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग थे, कौन प्रभावशाली लोग थे जो सिस्टम में ज़्यादा प्रभावी थे, उन सबको बड़े तरीके से मैनेज करके रखा और दोनों लॉबियों को बीच में बैलेंस किया। और सबसे महत्वपूर्ण, वो उनकी जो क्षमता है वो क्या है? बेसिकली वो राहुल गांधी की बुलेट प्रूफ जैकेट है बेसिकली। ओके। 2019 के लोकसभा चुनाव की हार के बाद से, जिस लोकसभा चुनाव की हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट पद से रिजाइन दे दिया था हार की जिम्मेदारी लेते हुए, उसके बाद उन्होंने एक बात कही थी कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। ठीक है, वो उस बात को समझ गए थे कि गांधी परिवार पे डायरेक्टली अटैक हो रहे हैं, उन्हें बैक सीट लेने की आवश्यकता है और उन्होंने बैक सीट ली। और उन्होंने वर्किंग कमेटी की बैठक में भी कही थी ये बात कि हमारे परिवार से कोई भी नहीं बनेगा, और कोई नहीं बना। हालांकि उस पहली बैठक से लेके और 2022 तक लगभग 2.5 साल लगे, तब तक इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी बनी क्योंकि खाली नहीं छोड़ सकते थे, और उसके बाद खड़गे साहब 2022 अक्टूबर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। और आज जितने भी अटैक वेणुगोपाल के ऊपर होते हैं वो उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट है राहुल गांधी की, तो वो उन पे नहीं जाते सीधे, वो बीच से होके आते हैं। फाइन, मतलब जो सवाल सीधा राहुल गांधी तक जाते वो पहले जो अटैक उनके ऊपर होता था अब वो वहां नहीं होता है। अब वो जैकेट वेणुगोपाल ने पहन रखी है अपने ऊपर, और इसीलिए वो इंडिस्पेंसेबल है। ओके, मतलब ठीक है। अब एक और चीज समझा दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ना मैं रुक जाता हूँ किसी नहीं, हमेशा रुक जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये है कि सोनिया गांधी का जो कांग्रेस है उसको भी साधा या संभाल के रखा वेणुगोपाल ने, और राहुल गांधी के तो करीबी हैं ही। तो ये कौन सा धड़ा है जो इनके खिलाफ है? कौन सा धड़ा है? खिलाफ कोई नहीं है। बेसिकली क्या हो गया है, लंबे समय से उस पद पे बैठे हुए हैं और खिलाफत है भी, ऐसा नहीं है खिलाफत नहीं है, स्टेट वाइज है। ओके। जैसे उन्होंने क्या कर रखा है कि इधर हरियाणा में संभाला हुड्डा साहब को, पंजाब में संभाला राजा वड़िंग को, रंधावा को, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में अजय माकन जो है वो एक डिफरेंट लॉबी है क्योंकि वो ट्रेजरार भी हैं, तो वो उनसे अलग हैं। हरियाणा में सुरजेवाला उनसे अलग हैं। राजस्थान में वो साथ हैं अशोक गहलोत के, पायलट उनसे अलग है। अब आप आइए छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ऐसे ही जब आप स्टेट वाइज जाएंगे ना, तो उन्होंने जो जीएसओ का काम होना चाहिए कि वो सबको साथ लेके चले, वो नहीं कर रखा है उन्होंने। वो कई राज्यों में पार्टी बने हुए हैं, तो जो वो दूसरी पार्टी है जो उनके अगेंस्ट है, जिनके वो साथ नहीं है, वो उनके खिलाफ है। ओके, फाइन। सो स्टेट बाय स्टेट जो है मुखालफत भी है, लेकिन जो कि किसी जीएसओ का काम नहीं होना चाहिए। अगर आप पार्टी बन गए तो शुड बिहेव लाइक ए जज, राइट, एंड ही इज बिहेविंग लाइक ए लॉयर। ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, आप पत्रकार तो लॉयर ही होते हैं, अब आप थोड़ा सा एडवोकेट बन के ये बताइए कि तेजस्वी यादव साहब जो हैं केरला में पिनराई विजयन के समर्थन में दिखते हैं। तेजस्वी यादव साहब जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं राहुल गांधी के साथ, मतलब कांग्रेस के साथ, बिहार का विधानसभा का। तो ये क्या गुणागणित चल रही है? अब आपको ले चलता हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव पे। तब इंडिया अलायंस बना, उसमें लेफ्ट भी था, उसमें आम आदमी पार्टी भी थी, उसमें तेजस्वी भी थे, उसमें राहुल गांधी भी थे जी। और 2 राज्य ऐसे थे, केरल और पंजाब, जहां इंडिया अलायंस की ही दोनों पार्टियां आमने सामने चुनाव लड़ रही थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस था और केरल में लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस था। तो वहाँ पे कैसे ये इंसाफ करते? अब जो आपने आज सवाल पूछा है, इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप 2024 के अलायंस से होके गुजर के आएंगे। तो अब जो आपने कहा है, अब आपको इसलिए अजीब लग रहा है वो, कि मुझे लगता है कि विजयन के समर्थन में नहीं, वो किसी कैंडिडेट के समर्थन में गए हैं। राजनीति 2 तरह की होती है, एक विचारधारा की होती है और दूसरी संबंधों की होती है। ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव किसी से अपना संबंध निभाने गए हैं। वो हो सकता है कि वो लेफ्ट के नेता हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ था, उसके बाद राज्यों में कौन सी पार्टी क्या करेगी, उसमें किसी बात की कोई शर्त नहीं थी। राज्यों में आपको अपने अपने हिसाब से लड़ना है, अपने अपने चीज़ें देखनी है। इंडिया अलायंस का मकसद था 2024 में मोदी जी को हराना। वो हरा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कम कर दिया, उन्होंने पूर्ण बहुमत से भी मोदी जी को रोक दिया। वो 240 पे आके रुक गए जी, ठीक है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव
लेफ्ट के लिए प्रचार कर रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है। मुझे लगता है कि ये एक लड़ाई कोई विचारधारा की नहीं है, ये संबंधों का मामला है। लेकिन जैसा मैंने फिर कहा आपको कि इंडिया अलायंस का जो मेन मकसद था वो लोकसभा 2024 के चुनाव। लोकसभा चुनाव तक था। उसके बाद हर राजनीतिक दल अपना फैसला खुद कर सकता है। एग्जैक्टली बस इक्वेशन इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ाता है, अलग दिखता है। जैसे आपने आम आदमी पार्टी की जो बात की, तो आम आदमी पार्टी पंजाब इलेक्शंस में खुद प्लेयर है ना। अब तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल जो है प्लेयर नहीं है केरला में, तो वो तो सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा अलग दिखा। इसीलिए उनको ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो प्लेयर नहीं है वहाँ पे, राइट है ना। हाँ, प्लेयर रहते फिर क्या स्टैंड मुझे रहता लगता है तब मुझे लगता है देखने की बात होती है। वो जो प्रचार है वो विचारधारा का नहीं है, संबंधों का है। संबंध मेरे पास जानकारी नहीं है, ये मैं ज्यूम कर रहा हूँ। ठीक, हम्म। संबंधों की बात हो ही रही है तो दोस्तियों के बारे में आप बता दीजिए। आप रील वील पे तो बता ही रहे हैं, देखी जाए कि दर्शक क्यों अच्छे होते रील वो एक्चुअली हुआ क्या कि केरल के चुनाव को लेके मीटिंग चल रही थी। हैं। इसको बोलते हैं कि CEC, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही जी। थी। तो उसमें वीडी सतीशन भी थे। वीडी सतीशन एक नेता हैं जो दावेदार हैं मुख्यमंत्री के। तो वो उनके जो चेहरे के भाव थे वो बार बार बदल रहे थे, और वो खड़गे साहब और राहुल गांधी को इरिटेट कर रहे थे। तो सतीशन ने कहा राहुल गांधी को कि राहुल जी 10 साल पहले आप मेरे दोस्त थे, अब आप मुझसे वैसा बर्ताव नहीं करते। तो राहुल गांधी एकदम हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ सतीशन जी, मुझे सबको देखना पड़ता है, और ये मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ। ये बैठक पे चल रहा है, खड़गे साहब के साथ सुन रहे हैं बैठ के। तो ये बात खत्म होगी। फिर उन्होंने और ज़्यादा अपने चेहरे के भाव चेंज करने शुरू कर दिए सतीशन जी ने। तो मुझे लगा कि शायद वो राहुल गांधी की बात से डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने कह दिया कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि केरल चुनाव में जब सबको पता है कि 7-8% के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है लेफ्ट के गठबंधन से, और मुख्यमंत्री के कांग्रेस पार्टी का बनना है। ये एक अपवाद था कि 2021 में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, अदरवाइज वहाँ 5 साल के लिए सत्ता परिवर्तन हमेशा होता था। तो अब ऐसे समय पे राहुल गांधी का ये कहना कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, वो भी भरी मीटिंग में, मुझे लगता है पहली बात तो ये गलती सतीशन की है कि वो भरी मीटिंग में आए, आपसे पार्टी के नेता से अपनी दोस्ती जाहिर करना चाहते हैं। आप एक मैसेज देना चाहते थे, लेकिन वो मैसेज उल्टा चला गया। फिर क्या हुआ, उनके जब भाव दोबारा चेंज हुए चेहरे के, तो खड़गे साहब को गुस्सा आ गया। खड़गे साहब ने कहा कि मैंने ऐसी बैठकें बहुत देखी हैं, ऐसे बहुत टिकटे बांटी हैं बैठ के, और यह आप बच्चों की तरह बर्ताव मत करिए। सतीशन को बोला गया, सतीशन को बोला। खड़गे साहब गुस्सा हो गए, और उसके बाद जो जितनी दावेदारी थी उनकी मुख्यमंत्री की वो स्वाह होगी, धरी की धरी रह गई। और अब जब हमने बता दिया लोगों को, और अब और स्वाह होगी। यानी अब बात ये होगी कुल मिला के कि रमेश चन्नीथला और केसी वेणुगोपाल, 2 धड़े रह गए, 2 उम्मीदवार बचे हैं। देखो, अगर वेणुगोपाल ऐसा सोचते हैं कि राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो गलत सोचते हैं। और राहुल गांधी क्यों सोचते हैं? मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा। जब मैं कोई बात कहता हूँ तो उसका लॉजिक होता है। हाँ। मैं हवा में कुछ नहीं कहता। राहुल गांधी कभी किसी को CM नहीं बनाते, उनकी एक आदत है। वो कहेंगे ठीक है आप 2 ऑब्जर्वर भेज दीजिए, वो विधायकों से बात करेंगे, जैसा विधायक कहेंगे वैसे कर लेंगे। बेसिकली क्या है, आपको राहुल गांधी के सामने ना एक वकील चाहिए जो आपका केस लड़े। कैसा वकील? जैसा वकील चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में मिला था हरीश चौधरी इतना स्ट्रॉन्ग वकील था कि उसने राहुल गांधी के सामने केस लड़ा कि नहीं, हमें एक दलित चीफ मिनिस्टर चाहिए, क्योंकि दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पंजाब में है। काशीराम जी यहाँ से आते हैं, और उन्होंने इतना अच्छा उस केस को लड़ा और उसकी मेरिट्स बताई कि राहुल गांधी जो है वो इस बात से कन्विंस हो गए। ठीक है, अब क्योंकि वेणुगोपाल खुद ही वकील हैं तो अपना केस कैसे लड़ेंगे? ठीक है, तो राहुल गांधी की एक आदत है, वो ऐसे हाथ झाड़ते हैं, जेब में डालते हैं और निकल लेते हैं। मतलब वो किसी के लिए ज़्यादा स्ट्रेस वेस नहीं लेते जितना मेरी समझ कहती है। मतलब आप अगर डिकोड भी करें उस मीटिंग पे, मैं वापस आऊँ सतीशन वाली जो मीटिंग है जहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, तो ये बात आपको सही दिखती है, लगती है? सही है। यही राहुल गांधी पब्लिकली ये भी बयान देते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद। 2018 याद करो, सरकार बनी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। 2 सबसे नज़दीकी व्यक्ति राहुल गांधी के, सिंधिया जी और सचिन पायलट जी। क्या हुआ?
मुख्यमंत्री नहीं बने, मैं नहीं यही कह रहा नहीं, था। नहीं बना है ना, नहीं बना है। पार्टी नहीं बने ना। हाँ। कहा कि विधायकों से बात करो, और विधायकों के अलावा और जो चीजें मैटर करती हैं सीएम बनने में, वो सब भी देखी जाती हैं। तब अहमद पटेल थे, उनकी बिसात के आगे जितने युवा चेहरे थे वो रहते चले गए। लेकिन मैंने क्या कहा, राहुल गांधी ना आउट ऑफ द वे जाके अगर लगता है कि किसी को सीएम बनाएंगे, उसकी संभावना मुझे नहीं लगती कभी भी। वो भूल कर रहा होता है वो व्यक्ति भूल कर रहा होता। मैंने कहा ना, स्टाइल है उनका, ऐसे करेंगे और अपने कार्गो पैंट में हाथ डाल के निकल लेंगे। देखिए, जब कांग्रेस को कवर करते हुए आपके इतने साल गुजरे हैं, तो कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस में दिलचस्पी जागी जाएगी। आपने जब कहा कि राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि दोस्तियां नहीं रखते, फिर करीबी कैसे पैदा होते हैं? वो दोस्त ही थे ना, कभी संध्या हो, पायलट तो चलिए अब भी पार्टी के अंदर भी दोस्त नहीं होते। देखो, अच्छा, जिस लेवल पे ये लोग हैं, मतलब ये लगा लो कि कोई बड़ा राजा है, कोई छोटा राजा है, कोई उससे छोटा राजा है, ये लोग दोस्त नहीं होते। इनको दोस्त नहीं कह सकते। अब मेरे पास कोई अभी मेरे दिमाग में अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं आ रहा कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं तुम्हें। तो पूरे ही राजनीतिक इकोसिस्टम में यही तरीका चलता है, या फिर राहुल गांधी बस दोस्तियां नहीं करते? मोदी जी किसके दोस्त हैं बताओ? किसको सीएम बनाया आउट ऑफ द वे जाके? किसी अपने दोस्त, कोई उनका ऐसा मित्र हो पुराना। मैंने कहा ना कि उस लेवल साहब पे जब सीएम बने थे, मैं क्या कह रहा हूँ, उस लेवल पे दोस्ती नहीं होती। चाहे वो लेवल राहुल गांधी का लेवल हो, वो लेवल अखिलेश यादव का लेवल हो, या मोदी जी का लेवल हो, या ममता जी का हो, किसी का भी हो, वहां पे दोस्ती नहीं चलती। दोस्ती चलेगी तो वहां एक वर्ड चलता है, यूटिलिटी। यूटिलिटी किसकी है और क्यों है, और बाकी तो चीजें वो सारी होती हैं, उस पर ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। ये आपसे बातचीत करते हुए बड़ा अच्छा, पता है क्या है सर, कि आप ना एक शब्द दे देते हैं जिससे मेरा अगला क्वेश्चन जुड़ जाता है। बहुत बढ़िया। हाँ, आपने यूटिलिटी शब्द दिया। हाँ, यूटिलिटी बहुत भारी वर्ड है। बहुत भारी वर्ड है ना। देखो, इवन इन मीडिया, हाँ, आप कब चलोगे? जबकि यूटिलिटी होगी। सही बात है। इवन इन पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेट, जितने भी ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, क्यों वो इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी यूटिलिटी क्रिएट कर रखी है मोदी जी के आगे कि सर हम आपके लिए एसेट हैं, हम लाइबिलिटी नहीं है, आप मुंह से निकालिए, एग्जीक्यूट हम करेंगे। देखो, उस लेवल पे ना, चाहे लेवल राहुल गांधी का हो या लेवल मोदी जी का हो, डिलीवरी चाहिए होती है। वहां बातों से कुछ नहीं होता। ठीक बात है। अगर जो व्यक्ति डिलीवर करेगा, बस। बातें तो नेता भी कर ही रहे हैं जनता के सामने। नहीं, वो तो अलग चीज उनके सामने क्या बातें करके बनोगे? मतलब हाँ, मतलब उनके सामने आप बातें नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे मीडिया में हो, उनको वो भी एसेट चाहिए, जुडिशरी में हो वो भी एसेट चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में वो भी एसेट चाहिए, और जो पॉलिटिक्स में है वो तो एसेट चाहिए ही चाहिए। लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी क्रिएट करता है ना, उसको धीरे से बाहर कर देते हैं, और जो एसेट होता है वो यूटिलिटी। लेकिन हाँ, का चीज है। लाइबिलिटीज की भी एक अलग वैल्यू है, ऐसा नहीं है। जहाँ पॉलिटिकल पोस्ट होती हैं, जैसे अब आपको तय करना है कि हमें सीएम बनाना है किसी स्टेट का, और वहाँ आप एसेट नहीं चाहते, वहाँ आप लाइबिलिटी भेजेंगे, ठीक है, ताकि वो अपना दिमाग लगाए ही ना। जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हाँ, जैसा हमें करना है हम वैसा उनसे करवा लेंगे, हमारे 4 लोग जाके बैठ जाएंगे, वो स्टेट चलाएंगे। तो जितना जरूरी एसेट्स हैं, उतना ही जरूरी लाइबिलिटी भी है, और लाइबिलिटीज को ज्यादा अच्छी पोस्ट मिलती है इंस्टेड ऑफ एसेट्स। हाँ, जो आक्रामक नेता है उनके राज में तो देखिए लाइबिलिटी को ही ज्यादा अच्छा पोस्ट मिलेगा। हाँ, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, तो एसेट हो या लाइबिलिटी हो, मामला यूटिलिटी का बनता है, जो आप कह रहे हैं। देखो, जो लाइबिलिटी है उसकी कोई यूटिलिटी है नहीं, तो उसको वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, वही उसकी यूटिलिटी है। हाँ, वो कंट्रोल हो पाएगा। वो एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं। बने रहो पगला, काम करेगा गला है। ठीक है। अब हमारे जैसे लोग हम कहेंगे सर हम तो लाइबिलिटी मानता ही नहीं कोई। ठीक बात है, समझ सही है। देखा है मीडिया में कई लोग कहते हैं देखो जी मेरे को टाइपिंग नहीं आती, आती भी हो तब भी, ताकि टाइपिंग किसी और से करवा लें। बहरहाल, यूटिलिटी की बात हो रही है तो एक बार निशिकांत दुबे जी की यूटिलिटी बताइए साहब। निशिकांत दुबे की यूटिलिटी, गांधी परिवार पर अटैक करते रहते हैं। उनको लगता है कि हमारे जो साहब हैं बड़े खुश होंगे इस बात से। अब उन्होंने 365 दिन का एक कैंपेन शुरू किया है गांधी के खिलाफ कि उनके क्या क्या कारनामे हुए हैं, इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं, ऐसा वो जिसको वो बताना चाहते हैं। तो वो नेहरू से शुरू होते हैं, इंदिरा गांधी पे आते हैं, राजीव गांधी पे आते हैं,
फिर सोनिया गांधी पे जाते हैं। अभी जो उनसे लेटेस्ट गलती हुई, उनकी पहली गलती तो ये थी कि जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक चुनाव को अपनी ही पार्टी के बीच झगड़ा करा दिया। संजीव बालियान वर्सेस राजीव प्रताप रूडी कराया आपने, तो उसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, उसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही बेइज्जती हुई। फजीयत ज़्यादा अच्छा वर्ड है, बेइज्जती नहीं कहूँगा। और आपने कहा कि अमित शाह ने मुझे कहा है, मतलब ऑथोराइज किया है कि हमारा कैंडिडेट है बालियान, और वहाँ पे पूरा रायता फैल गया। अब दूसरी गलती उनसे ये होगी कि बीजेडी के जो सुप्रीम नेता हैं बिजू पटनायक जी, उनको लेकर उन्होंने टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि 1962 का जो चाइना वाला वॉर था, उसमें अमेरिका, CIA और नेहरू के बीच में बिजू पटनायक जो है वो एक कड़ी थे। यानी आपने उनकी देशभक्ति के ऊपर ही सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए। तो उनके जो स्टैंडिंग कमेटी के वो चेयरमैन हैं, उसमें एक सांसद है बीजेडी के, जयंत पांडा। हाँ, नहीं जयंत पांडा नहीं, जयंत पांडा तो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो पहले बीजेडी में होते थे। एक और सांसद हैं पात्रा जी बीजेडी के, उन्होंने पहले उस कमेटी से इस्तीफा दिया। और फिर जयंत पांडा ने भी इस बात का बीजेपी के अंदर विरोध किया कि ये हम सहन नहीं कर सकते कि कोई बीजू अंकल का बारे में ऐसी बात कहे, उनकी देशभक्ति के ऊपर, उनके विजन के ऊपर सवाल खड़े करे, क्योंकि वो एक बड़े कद्दावर नेता थे, स्टेट्समैन थे। तो 2 दिन तक तो उनको लगा कि नहीं, मामला सेटल हो जाएगा, और वो उस बात को, अपनी बात को डिफेंड करते रहे। लेकिन आज सुबह होते होते उन्होंने माफ़ी मांग ली। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर किसी को मेरी बात से आहत हुआ हो तो मैं बिना शर्त के क्षमा चाहता हूँ। हालांकि वो माफ़ी भी पूरी नहीं थी, उसमें भी थोड़ा सा आजकल दुबे जी को थोड़ा सा वो अहंकार हो गया है, गॉड कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो गया है। अब जैसे उन्होंने लास्ट टाइम क्या कहा था, उन्होंने लास्ट टाइम कहा था कि मोदी जी सवालों से ऊपर हैं, जबकि मोदी जी 24 घंटे बताते हैं कि मैं 140 करोड़ देशवासियों के प्रति जवाबदेह हूँ। बीजेपी दिन भर इस बात को लेकर कहती है कि मोदी जो फैसला करेंगे वो जनता के हितों को देखकर ही करेंगे। तो फिर आप सवालों से ऊपर कैसे होंगे? ठीक बात है। तो आजकल दुबे जी के जो सारे पासे हैं ना, वो उल्टे पड़ रहे हैं। तो यूटिलिटी कम होती जा रही होगी फिर तो? नहीं, यूटिलिटी मीटर होता है ना? नहीं। अच्छा, यूटिलिटी तो है ही नहीं ना, वो तो क्रिएट कर रहे हैं। अब बात समझो, वो गांधी पे अटैक करके यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। अब जब मैं ध्यान से देखता हूँ, जब संसद को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें, मैं पहले बोल चुका हूँ, ये बात रिपीट करना नहीं चाहता, निशिकांत दुबे एक वो सांसद हैं जो हमेशा जब भी संसद में बोलते हैं तो वो गांधी के ऊपर एक शार्प अटैक करते हैं। राइट, ठीक है। तो वो अपनी यूटिलिटी क्रिएट करते हैं वो करके। उनको लगता है कि किसी दिन मेरी बात भी बनेगी, मैं सांसद से मंत्री बन जाऊंगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं। हर आदमी को प्रयास करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, मैं उसमें बुरा नहीं मानता, और सबका अधिकार भी है। तो अब मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए कि जब इतना अटैक करने के बाद भी नेहरू से लेके और सोनिया गांधी तक आपकी बात नहीं बन रही है, राहुल गांधी तक, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए। यानी ये जो आपकी यूटिलिटी है ये एसेट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। आप चौथी बार के सांसद हो, बावजूद उसके आपको मोदी जी ने, 3rd टर्म चल रहा है मोदी जी का, राज्य मंत्री लायक भी नहीं समझा आपको, और जो अनुराग ठाकुर थे उनको हटा दिया, और तीसरे एक व्यक्ति हो रहे हैं संबित पात्रा। ये तीनों लोग ही हैं जो गांधी पे अटैक करते हैं, गांधी परिवार पे अटैक करते हैं। थोड़ा सा कम कर लिया पात्रा ने अपने आप को, थोड़ा पीछे, कम दिखने लगा, थोड़ा सा पीछे कर लिया, टीवी से भी पीछे हट गए हैं, और अब संसद में भी कम बोलते हैं। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दुबे जी जो अपनी यूटिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं गांधी की आलोचना करके, वो हो नहीं पा रही है। तो ही शुड चेंज द स्ट्रैटेजी। तो ही इज इन्वेस्टिंग इन रॉन्ग थिंग्स मे बी। वो जो वो शेयर परचेज कर रहे हैं वो गलत जगह लगा रहे हैं। गिर जा रहा है रुपए की वैल्यू की तरह। हाँ, और वो हमेशा जब भी जाके बैठते हैं अमित शाह जी के पास, तो फिर वो फोटो खींची जाती है, फिर वो भी उसको ट्वीट करते हैं किसी भी माध्यम से। तो क्या होता है, तो आप अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे होते हो, उसके बावजूद भी आप मंत्री नहीं बन पा रहे हो। तो मैं कैसे मानूं कि आपका मार्केट शेयर हाई है? ठीक बात है, जब बढ़ ही नहीं रहा है तो माने कैसे? आप कंसिस्टेंटली सांसद बने हुए हो, आप उससे ऊपर नहीं जा रहे हो। जाने की आप कोशिश कर रहे हो, सबको करनी चाहिए, मैं भी करूंगा आपकी जगह होऊंगा तो। लेकिन आप एक ही तरीके की कोशिश कर रहे हो। आपको सोचना चाहिए कि मेरी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी और स्टाइल
चेंज उसके करके बाद देख लो। हम्म भाई अगर हमारे शो के व्यूज नहीं आएंगे जो हम चर्चा करते हैं तो हमें वो स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। भाई जनता नहीं देख रही है भाई। हर आदमी का किसी भी काम करने के पीछे एक पर्पस होता है। तो दुबे जी का पर्पस क्या है? वो उनको एक वापस बैठ के चिंतन करना चाहिए उसके ऊपर, अकेले में बैठ के। ही मस्ट रिविजिट हिज हाँ, आइडियाज। हाँ, मतलब ठीक नहीं चल पा रहे हैं फिलहाल पार्टी में, कम से कम बढ़ नहीं रहा है तो, लेकिन एक चीज़ बहुत ठीक चल रहा है। मंत्री को लगता है ऐसा, लोगों को नहीं लगता। चीज़ है रुपया। निर्मला जी कह रहे हैं ठीक चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? निर्मला जी को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप टीवी को खांसी मत समझिए। मान लीजिए ये रुपया जो है हमारा वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, और अगर आप नहीं मानेंगी तो वो आईसीयू से कब पहुंच जाएगा वेंटिलेटर पे आपको पता नहीं लगेगा। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि वो पहले से वेंटिलेटर पे है। आप याद कीजिए 2013-14 का वो समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे और जब डॉलर 60 पे गया था, दो भाषण है उसमें। एक सुषमा जी का है, सुषमा जी ने कहा था कि रुपया सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, राइट, इस देश की इज्जत है। ठीक है। और फिर मोदी जी का भाषण है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और रुपया दोनों मौन हो गए हैं। रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज 95 पे है। निर्मला जी कह रही है कि रुपया ठीक चल रहा है। अच्छा, फैक्चुअल गलतियां भी कर रही है ना भाषण में। नहीं, अरे यार कम से कम आंखों में आंखें डाल के झूठ मत बोलो। मतलब आप क्या मान रही हो कि हम सब लोग मूर्ख हैं क्या? वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है बिकॉज ऑफ वॉर। रुपया 95 पे है, आप कह रही हैं कि सब ठीक चल रहा है, हमारा रुपया ठीक चल रहा है। आरबीआई ने खूब कोशिश कर ली, खूब पैसे खर्च कर लिए, नहीं हो पा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं आपकी नीतियों की कमी है। लेकिन पहली बात तो ये है ना कि सरकार को हमेशा अपनी जवाबदेही से भागने की आदत है, हमेशा। क्योंकि इनको कवर फायर मिल जाता है हमारी बिरादरी के लोगों से और ये भाग लेते हैं। और किसी भी चीज का आप डाटा उठा के डाटा सारा मैनिपुलेशन करके ले आते हैं, फेक नैरेटिव्स आप ठेलते रहते हैं, और आपने जो कहा बिरादरी के लोग तो कवर फायर देते ही रहते हैं, जिस कारण बचते हैं। वो कवर फायर इनको बहुत फायदा देता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आजकल इनके नैरेटिव काम नहीं कर रहे हैं, पिट रहे हैं बहुत। जैसे आज प्रियंका जी ने असम में कहा कि मोदी जी अमेरिका के गुलाम हो गए। बहुत शार्प अटैक है। ये बात लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं। कितना बन पाएगा ये नैरेटिव? देखिए, किसी भी चीज़ की एक फ़ोन से लेके, एक ब्रेड से लेके और सरकार तक एक्सपायरी तो होती है ना। नहीं होती? बिल्कुल होती है। देर सवेर है। जनता ने तो इस बार ही काम कर दिया था। इस देश की जनता, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो भी हमारे साथी हैं जो क्रिटिक हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, मैं उनको एक बात कहूँगा, देखो यार, आलोचना किया करो नीतियों की, क्योंकि देश की जनता ने उनको इस गद्दी पे बिठाया है। अगर वो चाहेंगे, अभी 3rd टर्म है, 4th भी देंगे। ठीक है, उनके मैंडेट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो तो मिला है, वो तो उनको मिला है, पब्लिक ने दिया है। और तरीकों के ऊपर जिस दिन पब्लिक चाहेगी उस दिन बिठाएगी, जिस दिन चाहेगी उस दिन गिराएगी। इसमें आपका और हमारा कोई योगदान नहीं है। हाँ, कुछ साल पहले तक हम लोग उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे थ्रू आवर रिपोर्ट्स कि सरकार में ये काम ठीक नहीं हो रहे हैं और ये काम ठीक हो रहे हैं, तो उसका प्रभाव जनता के दिमाग पे पड़ता था। अब नहीं पड़ता है, क्योंकि सब कुछ अच्छा है। हम विश्वगुरु हो गए हैं, चेले हमारे पास है नहीं। ठीक है, डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, हमने स्मार्ट सिटी बना दी है, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो जब सब कुछ हो गया है और जब आपको इतना अपनी अचीवमेंट्स पे इतना फक्र है, तो भाई फिर हमारे जैसे एक छोटी डिजिटल कंपनी के पेज को बैन क्यों करते हो? मैं यहीं पे आपको रोकते हुए इस सवाल पे आ रहा हूँ। एक चीज़, एक जो आपने बात बोला कि पहले कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते थे ना, जब रिपोर्ट्स का असर होता था। अगर असर ही नहीं होता तो जो डिजिटल स्पेसेस हैं उनको कर्व क्यों किया जाता? क्यों मॉल्टेक्स का फेसबुक पेज बैन होता? मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर मोदी जी ने पिछले 12 साल में
एक स्वर्णिम इतिहास लिखा है भारत हम्म। का, जो 2014 से पहले नहीं था। हम्म। जैसे शुक्ला जी कहते हैं, पार्लियामेंट बिना बिजली के खंभे थे, ना ट्रांसफार्मर थे, ना सड़कें थी, ठीक है, कुछ नहीं था हमारे पास, सब कुछ हमें 2014 के बाद मिला, ठीक है, यही तो मान रहे हैं ना ये हम भी मानते हैं, ठीक, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि आपने बहुत बढ़िया काम किए। तो जब हमारे जैसे एक छोटा प्लेटफॉर्म थोड़ी सी आलोचना आपकी कर देता है, वो भी नीतियों की, आपकी व्यक्तिगत विशेष नहीं करते हम मधुकेश्वर नहीं है, राइट। ठीक है ना, उसके हम ये सब नहीं करते, सिर्फ नीतियों की आलोचना करने से आप एक छोटे से प्लेटफॉर्म, जो हमारा, हम तो छोटा ही मानते हैं उसको, ठीक है ना, हम जब अगर हम बड़े भी हो जाएंगे तो हम तब भी छोटा ही कहेंगे, सीखने की कोई उम्र खत्म नहीं कोई होती कुछ है नहीं होती, और ठीक है, अच्छा ही और आप करेंगे। हमें बैन कर देते हो। आप आज तक उदाहरण देते हो इमरजेंसी का कि इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी, और हमारे नेता, जब हम बीजेपी विपक्ष में थी, जनता पार्टी थी, सब थे, हम जेल गए थे। आप क्या कर रहे हो आज? क्या है, क्या अलग है इसमें? वो घोषित थी या घोषित है? वो संवैधानिक थी, असंवैधानिक हाँ। है। फिर तो बेहतर तो वो रहा ना भाई, कम से कम कम से संवैधानिक कम तो खुल के था। ही कर लो। और खाली पॉलिटिक्स नहीं है इसमें, 2-3 प्लेटफॉर्म्स और भी हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और आपने हवाला क्या दिया कि आईटी रूल्स, तो यार मैं, अब हम तो इतनी तारीफ भी करते हैं, हमने आपकी सारी बातें मान भी ली कि 14 के बाद सब कुछ हुआ, बिजली खंभे आपने लगा दिए, घर घर बिजली आपने दे दी, पानी की टूटी लगा दी, ठीक है, गांव में आपने गोद ले लिए, स्मार्ट सिटी आपने बना दी, सब कुछ कर दिया आपने। थोड़ी बहुत आलोचना भी सह लो, क्या हो जाएगा उससे? ठीक बात है। देखिए इंदिरा गांधी, अगर हम नीतियों की आलोचना कर रहे हैं आपकी, तो आपको उसका कम से कम दर्द नहीं होना चाहिए। जो आपकी व्यक्तिगत आलोचना कर रहे हैं उनको कुछ नहीं कहते आप। सही बात है, उनको पार्टी में रखते हैं आप। ठीक है। देखिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, बैंकों को सरकार के कंट्रोल में लाई, मोदी जी भी सरकार के कंट्रोल में लेकर आए मीडिया को। अब जो मीडिया का एक हिस्सा कंट्रोल से बाहर है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ मीडिया एंड मीडिया। चलिए, अपना अपना ऑब्जेक्टिव, अपना अपना मकसद होता है। आपने कहा ना कि नेशनलाइजेशन ऑफ मीडिया तो हो गया, अब नेशनलाइजेशन ऑफ डिजिटल मीडिया करेंगे। हाँ, वही तुम क्यों रह जाओ। ये एक नई शुरुआत है। अभी मैंने एक ट्वीट किया जिसमें प्रियंका गांधी का एक भाषण है जो असम से आया है, तो कंचन यादव एक प्रवक्ता है आरजेडी की, तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं इस वीडियो को शेयर करना चाहती हूँ लेकिन मुझे ट्विटर अलाउ नहीं कर रहा है। वेरी गुड। अभी जस्ट शानदार, जैसे हम शो शुरू कर रहे थे उसके पहले की बात है। तो भाई तुम लोग घोषित करके कर लो तब ठीक रहेगा। हाँ, कम से कम संविधान के दायरे में तो रहेगा, ऑन रिकॉर्ड तो आएगा। भाई संविधान के इस अनुच्छेद के तहत हमने ये आपके ऊपर ये नियम कानून ये धाराएं लगा दी हैं और इसको आप एंजॉय करो। ठीक बात है, तो आदमी खुल के एंजॉय करेगा ना उसको। गुरिल्ला वॉर में मजा नहीं, डर नहीं। पता क्या होता है, देखो अगर जैसे घर में बच्चा होता है ना, उसको डांट दो तो उसकी आंखों में डर रहता है, वो डरेगा आपसे। जिस दिन आपने चाटा मार दिया उसको, खत्म, वो डर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी रणनीतिकार हैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ सांसद भी हैं ऐसे संसद के अंदर जिनका डर निकाल दिया आप लोगों ने, और अब जब वो बोलते हैं ना तो आपके यहाँ लगती है, क्योंकि वो बोलते इतने गंदा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उस बच्चे का डर मत निकाल लो, उसको आंखों से ही डरा लो। उसका अगर चाटे का डर निकल गया ना फिर वो खतरनाक हो जाएगा। बस चिट्ठी को तार समझना, थोड़े को ज़्यादा समझना, कुछ ऐसे बात है ना। हाँ, ऐसे ही होता है, कुछ है ना, सब देखना, सोशल मीडिया पूरा कंज्यूम करते हैं आदेश जी। ठीक है आदेश जी, हम लोग डर वर पैदा करने की बात कर रहे हैं और डर की बात कर रहे हैं कि कैसे डर से रणनीतियां जो है वो तय होती हैं। एक सनक भी होती है, काय की बस होती है। अब ट्रम्प साहब की किस चीज़ की है वो आपसे ही पूछ रहा हूँ। ट्रम्प साहब तो साफ साफ कह रहे हैं कि तेल बेचने की है। वो कह रहे हैं कि देखो जिसके पास तेल का क्राइसिस है, जिसको जान से तेल नहीं मिल रहा है, वो हमसे ले लो, हम दे देंगे। हाँ। अरे भाई आपने पूरे वर्ल्ड का तेल निकाल दिया, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसको हम मैनेज नहीं कर सकते, आप अपना अपना देख लो। ये क्या बात हुई यार।
पूरा वर्ल्ड, उसके लोग आपके कारण क्राइसिस में हैं। हमारे देश में लोग लाइनों में खड़े हैं सिलेंडर लेके, एलपीजी के, कमर्शियल एलपीजी के कारण फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग अपने अपने गांव के लिए वापस चल पड़े हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है। और अगर हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता, पता नहीं क्या हाल होता। सही बात है। हम तो बचे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस 5 स्टेट इलेक्शन। प्रीमियम पेट्रोल डीजल हालांकि बढ़ गया है। हाँ, कमर्शियल एलपीजी भी बढ़ गई है, ठीक है, वो सब ठीक है। आप सोचो, अगर ट्रम्प साहब को अंदाजा नहीं है कि अगर हमारे यहाँ 5 राज्यों के इलेक्शन नहीं होते तो इस देश में महंगाई का क्या हाल होता, पेट्रोल के हक का के प्राइस का क्या हाल होता, ठीक है, और सरकार क्या कदम उठाती। अब मैंने एक 2 लाइनें सुनी बस, जो महत्वपूर्ण लाइन थी संसद के अंदर। पीएम बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने 2 लाइनें बोली जो मेरे समझ में आई। अच्छा। जो इसका मतलब है, हाँ, कहा मतलब कि प्रधानमंत्री ने 2 लाइनें बोली जिसका मतलब है, इसको काट लीजिएगा। नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, सीरियस बात है। 2 लाइनों का मतलब था, कहते हैं बाकी कि भी मतलब। हाँ देश ने कोरोना में साथ दिया था जी। और हमें अब भी तैयार रहना है। इसका मतलब ये है कि अपना अपना हिसाब लगा लो, मेरी राम राम। ठीक है, और तैयारी कर लो, जैसे भी होती हो, जिस भी तरीके से होती हो, तैयारी रखना अपनी। और अगर ये वॉर नहीं रुकता है तो ये किस दिशा में जाएगा और हम कहाँ जाके रुकेंगे मुझे पता नहीं। तो ये 2 लाइनों को मुझे डिकोड करने में समझ में ये बात आई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद वी आर मूविंग टूवर्ड्स एनर्जी लॉकडाउन। एज्यूम कर रहा हूँ, खबर नहीं है। पीएम के भाषण से, वर्ल्ड की स्थिति से, ट्रम्प की सनक से, और एक और चीज़, ईरान के रिटेलिएशन, एक और चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। ईरान ने जो कल कहा कि हम जो हैं जितने भी अमेरिकन ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, मतलब मेटा है, जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस इधर खाड़ी के देशों में हैं, उनको हम अटैक करेंगे और उनके 1 किलोमीटर के दायरे को आप लोग खाली कर दो और जो लोग उसमें एम्प्लॉय उनको बाहर निकाल दो, वो हम अटैक करेंगे। अब ईरान एक और चीज़ कर रहा है। ईरान ये कह रहा है कि जो उनके उस रास्ते से, जो संकीर्ण रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलेगा, उससे हम एक जहाज से 18 करोड़ रुपए टोल टैक्स की तरह लेंगे और ये संसद में पास हो गया उनके। हाँ, वो उन्होंने कर लिया पास, आपदा में अवसर। और अगर आपके संबंध, भारत के संबंध पहले जैसे होते ईरान के साथ में, अगर आप अटैक के 2 दिन पहले इजराइल नहीं गए होते तो आपको ये 18 करोड़ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अभी जो पुराने संबंधों पे आप टिके रहते। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है आदेश जी, वो तो कह रही है कि हमने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया, जो नहीं, अभी नहीं दिया ना, बाद में देना पड़ेगा। ये तो कल की खबर है ना। अभी तो अच्छा, ये छाती पीटते हैं कि 5 जहाज आ गए, 2 और आ गए। अरे भाई, 1 जहाज 2 जहाज का मतलब है कि आपकी 3 दिन की डिमांड पूरी होती है उससे। हमारे पास 30 दिन का भी स्टॉक नहीं है। 9 साढ़े 9 दिनों का स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो था, और टोटल मिला के 74 दिनों का। एक चीज़ आप समझाइए, जो फ्रेंडली नेशंस का लिस्ट बना के ईरान ने कहा कि इनको हम भेज देंगे इनकी जहाज़ों को, जिसमें भारत का भी नाम है। अब हिंदुस्तान को लेकर बहुत सारी बातें चली कि इजराइल में भी था हिंदुस्तान हमले से 2 दिनों पहले। ईरान के सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन के बाद कोई बयान जारी नहीं किया हिंदुस्तान ने तत्काल। उसके बावजूद ईरान बता तो रहा है कि दोस्त राष्ट्र ही है। नहीं, इतना नहीं। पहली बात तो ये कि अगर अंदर अंदर बातचीत चल रही है, बैकडोर जो चल रहा है, उसमें हम तो इन्वॉल्व है नहीं। हम मतलब भारत। हाँ। और पाकिस्तान का नाम बार बार आ रहा है कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, ठीक है। और हमारे कुछ एक डील इन्होंने की थी लास्ट टाइम, जब जो भी बातचीत हुई थी उसमें, जब वहाँ के प्रेसिडेंट से बात की थी, या प्राइम मिनिस्टर की थी शायद ईरान के, मोदी जी ने, तो उन्होंने कुछ भी आश्वासन नहीं दिया ऐसा प्रेसिडेंट ने जिसको ये कह पाए कि हाँ, ईरान के प्रेसिडेंट ने हमें ऐसा बोल दिया है, ठीक है। उस बातचीत से, उस फोन की बातचीत से कुछ भी बाहर नहीं आया। उसके बाद आपके 2 जहाज आए या 3 जहाज आए, उसमें ही आप छाती पीट रहे हो कि हमने बहुत बड़ी तीर मार दिया। वो कोई तीर नहीं मारा आपने, ठीक है। अब ईरान जो है वो एक दोस्त की तरह नहीं,
वो एक व्यापारी। बिजनेस व्यापारी की तरह बिहेव कर रहा है, और सेम बिहेव रशिया कर रहा है। रशिया भी, उसने भी क्या कहा, तो उसने हमारे कस्टमर हो, इस बात का सम्मान है। बस 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 खरीदते रहो, खरीदते रहो, पैसा लेते लो। रहो, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। हम्म, तो आप खुद, आपने दोस्ती खुद तोड़ी और आप कस्टमर खुद बने। राइट। अगर आप संबंध निभाते, आपको आया ही नहीं, अरे उनका सुप्रीम लीडर मार दिया गया, आप कंडेम नहीं कर पाए उसको। किसी भी मुल्क का या उसके सुप्रीम लीडर का या उसके प्राइम मिनिस्टर का या उसके प्रेसिडेंट का ये दायित्व बनता है, कम से कम इंसानियत के नाते। नहीं किया आपने। जब आपको लगा कि नहीं हमारे पे प्रेशर बढ़ रहा है, सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिख दिया कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक नहीं है, और उधर उन्होंने कह दिया कि नहीं हम जो है यहाँ से जहाज गुजरने नहीं देंगे, आपका शिप फंसे रहे का। आपके जहाज, जब अब आप भी फंस फंसे हुए गए हैं। तब आपने मजबूरन उसको कंडेम किया। तो ये जो आपकी विदेश नीति है, जो आपको सोचने का तरीका है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों ने आपको मुसीबत में डाला, और आपको नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी को मुसीबत में डाला है। और फिर जब उन नीतियों की फिर हम आलोचना कर देंगे, फिर आप कहेंगे आपका फेसबुक पेज हमने बैन कर दिया हिंदुस्तान में। देश विरोधी हैं आप। हाँ। ठीक है, विदेश नीति की बात की थी और मैंने कहा था कि चुनावी राज्यों में थोड़ा सा घूमेंगे, तो असम घूमाते हैं। और एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, थोड़ा सा जो देश की नीति जो है उसमें जिसको बड़ा विरोधी बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी का, कौम विशेष मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, वो देश की नीति में मुसलमान जो हैं बीजेपी के साथ दिख रहे हैं आजकल। हाँ, अभी राज्यसभा चुनाव देखा मैंने, है ना, आपने बताया भी था, इसमें हमने चर्चा भी की थी। अब अजमल साहब हैं, बदरुद्दीन अजमल, असम, बयान दे रहे हैं कि हिमंता विश्व शर्मा को काट देंगे। अब प्राइमा फेशिया तो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ बयान है, मतलब बीजेपी नेता के खिलाफ। इसको ऐसे समझो, हाँ, अभी आप छोड़ दो अजमल साहब को, अब वापस चलो चुनाव की घोषणा होने से पहले एक विज्ञापन बनता है जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति को टोपी पहने हुए हेमंता जो है अपनी बंदूक से गोली मारते हैं। ठीक है, विज्ञापन था वो बीजेपी का। उससे पहले वो भाषण देते हैं कि ये जो मियाँ मुसलमान है, रिक्शा वाला, अगर 5 रुपये मांगता है तो 4 रुपये देना है, इनको परेशान करना है। ठीक है, उन दो चीज़ों से क्या हुआ? उन दो चीज़ों से, उस एक गोली मारने वाले विज्ञापन से और उस बयान से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ जी। ठीक है, क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा हिंदू और मुसलमान आपस में बटेंगे उतना ज़्यादा हेमंत बिस्वा शर्मा को फायदा होगा। राइट। अब चुनाव के बीच में बदरुद्दीन अजमल साहब स्टेटमेंट देते हैं कि मैं इसके मुख्यमंत्री के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्यों? राज्य सरकार ने उनके मुख्यमंत्री के टुकड़े करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर नहीं की। है कोई जवाब? मैंने सेम डे लिख दिया था कि एफआईआर नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जो बयान है ये बीजेपी की मदद करने के लिए दिया गया है। क्योंकि उनकी आलोचना ज्यादा हो गई थी, तो उन्होंने इस बार क्या किया कि दूसरी तरफ से बयान दिलवा दिया अजमल साहब से कि बयान तो मुसलमान का है और मुसलमान तो नफरत करता है हेमंत बिस्वा शर्मा से, और ज्यादा इम्पैक्टफुल भी होगा। लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया कि ये setting.com का बयान था। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे भी हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होगा। हिंदू ये कहेगा कि अरे हमारे मुख्यमंत्री को मारने की, टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा है ये, इसको हम वोट से मारेंगे। और अजमल साहब को ये पता है कि मुस्लिम वोट मेरे पास नहीं आ रहा है। राइट। ठीक है, तो कैसे इस देश के मुसलमान नेता कहूंगा, जनता नहीं कहूंगा, बीजेपी के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। सोफिया फिरदौस से लेके मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास, और अब अजमल साहब असम में। यानी कुल मिला के हमें करना हिंदू मुसलमान ही है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या दूसरी तरफ से करवाया जाए। और दूसरी तरफ से करवाने में संसाधनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इस बात को कभी मत भूलिए। सही बात है, उसकी बात तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो लोग जो हैं तो किस सोवरेनिटी की बात हो रही है? कौन सी धर्मनिरपेक्षता? हर आदमी अपनी सहूलियत देख के काम कर रहा है। तो संसाधनों की बहुत भूमिका होती है। राष्ट्रीय राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक संसाधनों के चक्कर में एक देश जो है पूरी दुनिया को
तकलीफ में डाल देता है। और देश क्यों कहें हम, क्योंकि उस देश में तो उस नेता के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हाँ, मैंने ट्रम्प, सुना भी कि 80 लाख लोग सड़क पे आ गए हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली। हाँ, तो ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन तो चल रहे हैं, भारत में सवाल पूछने पर भी प्रतिबंध सा लगता हुआ दिख रहा है, और वो हम लोगों ने खुद भी महसूस किया है। हमारे फेसबुक पेज को जो बैन किया गया है हिंदुस्तान में, दरअसल हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तान के मुद्दे उठाते हैं, आपके सवाल उठाते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि जहाँ कहीं भी आप इस वीडियो को जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, उस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ जाइए। फेसबुक पर हमारी जो आईडी है मॉलिटिक्स इंडिया, अगर वो टैग करने पे नहीं भी दिख रही है तो हैशटैग सपोर्ट मॉलिटिक्स करके थोड़ी सी सहायता आप दिखा सकते हैं, और इतनी गुजारिश करने का अधिकार भी हम रखते हैं, हमें ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है बताइए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए और चर्चा करने के लिए। आदेश जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। जी।